नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने जिस तरीके से बॉम्बिंग करी है सीरिया की, और ईरान की जो एम्बेसी थी इन सीरिया, इस पर भी बॉम्ब करके कई ईरानियन जनरल्स मार दिए। ये देख करना, कई देश हैं वो बिल्कुल चुप हैं, और कई देश हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है, ये बख्शा नहीं जाएगा। रशिया उन कंट्रीज में से एक है जो कंप्लीटली ईरान की सपोर्ट में खड़ा हो चुका है, और रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह कहा है कि जो ये अटैक है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल कैसे कर सकता है कि किसी और कंट्री में जाकर ईरान की काउंसलेट पर बॉम्बिंग कर दे। नाउ आगे बढ़ने से पहले ना, ये पूरा जो जो भी हुआ है यहाँ पर सब कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने से पहले मैं आपको एक मीम दिखाना चाहता हूँ जो ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर ने शेयर करी है। जी हाँ, एक मीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है हु शिजिन। ये है चाइना में जो ग्लोबल टाइम्स, आपको पता होगा, उनका सरकारी माउथ पीस है। उसके बहुत ही फेमस राइटर हैं, एक टाइम पर ग्लोबल टाइम्स को ये लीड भी करते थे। इन्होंने रिसेंटली ये वीडियो पोस्ट करी। अब इस वीडियो में आप देखोगे एक मीम टाइप की वीडियो है जहाँ पर एक महिला है, उनको दिखाया गया कि ये रिप्रेजेंट करती हैं इजराइल को, और इनके सामने जो दुनिया भर के पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कैसे बिहेव करते हैं ये आप देखिए। ये यूएसए बिल्कुल झुक गया। उसके बाद ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सब एक के बाद एक बिल्कुल नतमस्तक होके कि जो आप करें वो ठीक है। दुनिया के लिए अलग लॉज, दुनिया के लिए इंटरनेशनल लॉज की अलग डेफिनेशन, आपके लिए सब माफ है ना। ये ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा। ये फ्रस्ट्रेशन में आकर आज के समय चाइना और रशिया के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा, ईरान के जो दो सबसे ज़्यादा करीबी फ्रेंडली कंट्रीज हैं आज के समय, वो हैं रशिया और चाइना। और जिस तरीके से रशिया की सरकार आज के समय निंदा कर रही है इजराइल की, अब चाइना भी बिल्कुल खड़ा हो गया है रशिया के साथ, और ये कह रहे हैं कि जो अटैक हुआ है, जो अटैक किया है सीरिया पर इजराइल की एयरफोर्स ने, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत है। और ये आगे कह रहे हैं द सिक्योरिटी ऑफ डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी वायलेटेड। नाउ अब एक बात बताऊँ आपको, देखो, एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से अगर हम देखें ना, चाइना रशिया गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जो इजराइल ने किया है ना रिसेंटली, इससे बहुत खराब एग्जाम्पल सेट हो जाता है। आप रामायण में भी देखोगे ना, एक आप कह लो बहुत प्राचीन समय से ह्यूमन बीइंग्स में, आप कह लीजिए ह्यूमन काइंड में एक डेकोरम चलता आया है कि जो राजदूत है उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। जो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे राजा चला जाता है, वो यूजुअली दिखाते हैं कि एक राजदूत पे अटैक करता है। डिप्लोमैट्स को प्राचीन काल से ही आप अगर देखो तो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है कि ये बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को एक फॉरेन कंट्री में, इनको अटैक नहीं करना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ भी यही बात कहता है। आप चाहे यूएन का चार्टर पढ़ लीजिए, प्राइमरली आर्टिकल 51 और 51 बी में जो बातें लिखी हैं, उसके अलावा वियना कन्वेंशन पढ़ लीजिए। हर जगह साफ साफ लिखा है कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं इनको प्रोटेक्शन देनी होगी, उन पर अटैक करना अलाउड नहीं है ना। अब इसराइल ने रिसेंटली क्या किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसराइल की जो एयरफोर्स है ये गई पहले सीधा सीरिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीरिया की कैपिटल दमास्कस। ना वैसे मैं आपको बता दूँ, साल में कम से कम 3-4 बार ना इसराइल ऐसे ही, जी हाँ लिटरली मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, ऐसे ही दमास्कस पे बॉम्बिंग करके आ जाता है। आप इस पे आर्टिकल करोगे, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि जी इसराइल बॉम्ब सीरिया दमास्कस पे बॉम्बिंग करके आ गए, इनका जो एयरपोर्ट है ये डिस्ट्रॉय कर दिया। आम चीज़ है इसराइल के लिए, जबकि होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सीरिया एक सॉवरन कंट्री है और उनके एयरपोर्ट पे, कैपिटल पे ऐसे ही आप बॉम्बिंग करके आ जाओ, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। मगर रिसेंटली इसराइल ने क्या किया कि दमास्कस में स्पेसिफिकली जो एम्बेसी है ईरान की, जहां पर ईरान के राजदूत हैं ना, मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ये भी अजीब बात है कि ईरान की एम्बेसी में इनकी आर्मी के, इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो जनरल्स थे ये यहाँ पर डिप्लॉयड थे। तो मतलब कि ईरान भी कहीं ना कहीं से कुछ प्लानिंग कर रहा था मिलिटरीली इसराइल के इतना पास। बट स्टिल इससे इसराइल को लॉ की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लॉ की अगर मैं बात करूं, ये हक नहीं मिलता कि सीधा ये सीरिया में जाकर ये बॉम्बिंग कर दे। जब अमेरिका से ही पूछा गया, जब यूएसए से पूछा गया कि जो इसराइल करके आ गया है ईरान में, इसके लिए वेपनरी तो आप ही देते हो। रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि बाइडन ने फिर से बहुत सारे वेपन्स अलाउ कर दिए हैं, सैंक्शन कर दिए हैं फॉर इसराइल। ये वेपन्स बहुत ही जल्द इसराइल को मिल जाएंगे। तो जो ये वेपन्स हैं ये लगातार यूएसए से ही आ रहे हैं। तो क्या यूएसए ने कहा था इसराइल को कि जाओ ईरान की जो एम्बेसी है बॉम्बिंग कर दो? यूएसए ने सबसे पहले खुद को दूर किया इस सब से और ये कहा कि हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी,
हमने कुछ भी नहीं किया, ये सीधा इजराइल ने खुद ही अपनी तरफ से एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। और जो चाइना की मैं आपको दिखा रहा था ना मीम, इस मीम का भी रीजन यहाँ पर यही है कि कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है इजराइल पर कि अब गाजा में बहुत हिंसा हो गई, प्लीज सीज फायर कर लीजिए। ऑलमोस्ट 34,000 लोग मारे जा चुके हैं। ओवरऑल आप अगर देखो तो 1 लाख से ऊपर कैजुअलिटीज या फेटलिटीज हुई है। तो अब आप युद्ध विराम कर लीजिए। सबको उम्मीद थी कि अब इजराइल ना चाहे सीज फायर नहीं होगा, इजराइल अब थोड़ा सा आप कह लीजिए विश्राम लेगा, मगर कंप्लीटली उल्टा हुआ। अब इजराइल ने सीधा डायरेक्टली ईरान को इस तरीके से मारा है कि अब ईरान कसमें खा रहा है। इनकी सरकार लिटरली रिवेंज ये बात कर रही है कि हम कसम खाते हैं कि जो डेडली एयर स्ट्राइक करी है इन्होंने ऑन सीरिया काउंसुलेट, इसका बदला तो हम बिल्कुल लेंगे ही लेंगे। ना ये कैसे लेंगे, इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करता है कि किस हद तक ये इजराइल को एंगेज करना चाहते हैं, किस हद तक ये चाहते हैं कि इजराइल को ये पनिश करें। बट ईरान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा। और अगर यहाँ पे आप पूछें कि इजराइल की जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है कि अचानक से ये बॉम्ब करके आगे सीरिया में, देखो जो कमांडर्स ईरान के मारे गए हैं सीरिया में इजराइल की एयरफोर्स द्वारा, ये हैंड पिक थे बाय सुलेमानी। सुलेमानी आपको याद होगा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मेन कमांडर था, जिसको यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक से मारा था इराक में। और उसके बाद देखिए पूरा ईरान देश ही रोया था सुलेमानी की मौत पर। तो सुलेमानी के हैंड पिक्ड ये कमांडर थे जिनका मेन काम था हिजबुल्लाह और असाद की मदद करना। तो सिंस हिजबुल्लाह आज के समय इजराइल के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा है, एक बार को आप कह लीजिए इजराइल की तरफ से स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बात करूं मिलिटरीली, तो सेंस बनती है कि ये इन कमांडर्स को मार दे। बट कहीं ना कहीं देखो इजराइल को ना इस बात का भी ध्यान देना होगा कि ये इस वक्त बिल्कुल ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल लॉज को तोड़ के जो इनको करने का मन कर रहा है वो ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ सामने आई है कि इजराइल जब गाजा में एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, गाजा पट्टी में, तब एक पोलैंड का नागरिक भी मारा गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पोलैंड ने इजराइल को ये कहा है कि एक्सप्लेनेशन दो कि हमारा एड वर्कर, जी हाँ पोलैंड से एक एड वर्कर गया था गाजा में इन लोगों की हेल्प करने के लिए, उस पर भी बॉम्बिंग कर दी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा एक टाइम पे आके ना वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इन सबको भी सोचना होगा कि क्या हम इजराइल पे प्रेशर डालें। कि अब देखिए बहुत ज़्यादा ही अब वायलेंस हो रहा है, चाहे गाजा पट्टी हो या फिर सीरिया हो। अगर ईरान मिलिटरीली बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, सीरिया इन्वॉल्व हो गया, तो बिल्कुल मिडल ईस्ट में एक बड़ी वॉर हो सकती है। क्योंकि मिडल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो फील करेंगे कि कोई इंटरनेशनल लॉ की परवाह ही नहीं की जा रही। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए वॉर का ही सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है। बस इजराइल अपनी तरफ से जो मर्जी इनको करना है वो कर रहा है, बाकी सब कंट्रीज पर पाबंदी लगाई गई है कि आपको इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना होगा। और रशिया ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात दोहराई है कि ये एक एक्ट ऑफ अग्रेशन है। इसके रिस्पॉन्स में अगर ईरान अटैक करता है इजराइल को तो एक बार को जायज़ होगा। और एक बार को आप कह लीजिए चाहे रशिया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में बात कर रहा हो, रशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है ईरान से, ईरान डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है रशिया को, बट एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अगर देखो तो रशिया यहाँ पर ठीक कह रहा है। अगर इजराइल का अग्रेशन नहीं रुका तो बिल्कुल मिडल ईस्ट में लार्ज स्केल वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो भी इजराइल ने यहाँ पर किया है इस इशू को लेकर, क्या आप रशिया से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? रशिया ने जो आलोचना करी है इजराइल की, क्या आप यहाँ पे मानते हैं कि रशिया सही है या फिर गलत? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रिपरेशन करके एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी IQ के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपये का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी IQ आपको दिल्ली बुलाएगा, दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल।
और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।